बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद अरशद। फ़िज़िक्स 11th क्लास चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 1 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं वेक्टर एंड स्केलर। वेक्टर एंड स्केलर के साथ आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर्स की एग्जांपल एंड स्केलर की एग्जांपल। फिर हम इनको आपस में डिफ्रेंशिएट करेंगे कि वेक्टर क्या होते हैं और स्केलर क्या होते हैं। और इसके बाद आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के मेथड कितने होते हैं। क्योंकि वेक्टर स्टूडेंट डेफिनेट बात है, फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करना पड़ेगा। तो मेजर करने का कोई सिस्टम भी होता है या नहीं होता? अगर सिस्टम होता है तो हम उसकी मेजरमेंट कैसे करते हैं। स्टूडेंट, आज का लेक्चर बड़ा ज़बरदस्त है, बहुत मज़ा आने वाला है। चलें जी, हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने से पहले हम सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ को। क्योंकि वेक्टर की जब हम डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है द फिजिकल क्वांटिटी दैट नीड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इसलिए स्टूडेंट, वेक्टर को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें सबसे पहले जाना होगा फिजिकल क्वांटिटी की तरफ। तो फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? तो फिजिकल क्वांटिटी से भी एक स्टेप पीछे मैं आपको क्वांटिटी समझाता हूं कि व्हाट इज आ क्वांटिटी। स्टूडेंट, क्वांटिटी हम उसको कहते हैं जिसके साथ हम कह सकें कि हाउ मच, कितनी है। सपोज जिस रूम के अंदर मैं मौजूद हूं, इस रूम का टेम्परेचर कितना है। मेरे पास मार्कर है, मार्कर की लेंथ कितनी है, इस गाड़ी की स्पीड कितनी है, मेरी बॉडी का वेट कितना है। इसका मतलब होगा कि आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें आ रही होंगी जिसके साथ हम कह सकते हैं हाउ मच या कितनी है, जिसके साथ स्टूडेंट हम कह सकें हाउ मच या कितनी है, दैट इज आ क्वांटिटी। तो इसका स्टूडेंट मीनिंग ये हुआ कि तमाम की तमाम क्वांटिटीज़ को हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं कह सकते। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम डिफाइन करते हैं द क्वांटिटी दैट कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड और लॉज ऑफ फिजिक्स आर अप्लाइड। इसका मतलब है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ हम उनको कहते हैं ऑन विच लॉज ऑफ फिजिक्स आर अप्लाइड एंड विच कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली। इसका मतलब ये है कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिनको हम एक्यूरेटली मेजरमेंट नहीं कर सकते। सपोज एक स्टूडेंट मुझे कहता है कि सर मैं बहुत खुश हूँ, मेरा मेडिकल में एडमिशन हो गया, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने पूछा भी कितना खुश हो आप? कहता बहुत खुश हूँ। मैंने कहा कि 5 किलो या 10 किलो? तो डेफिनेट बात है वो कंफ्यूज हो गया, 5 किलो 10 किलो क्या मतलब है सर? मतलब ये हुआ कि हैप्पीनेस एक ऐसी क्वांटिटी है कि जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। मतलब ये हुआ कि सिर्फ वो वाली क्वांटिटीज़ को हम हाँ, एक और क्वांटिटी जैसे हम कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी है, मुझे टेंशन है। एक और चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं फिजिक्स में, दैट इज़ आल्सो नॉट आ फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज़ आ इनर्शिया। इनर्शिया को हम मैथ्स के साथ रिलेट करते हैं, लेकिन इनर्शिया फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो फिजिकल क्वांटिटी स्टूडेंट सिर्फ हम उसको कहते हैं जिसको हम एक्यूरेटली मेजर कर सकें और जिसके ऊपर फिजिक्स के लॉज अप्लाई हो सकें। मिसाल के तौर पर अगर आपके माइंड में फिजिक्स में इस्तेमाल होने वाली जो भी क्वांटिटीज़ आ रही हैं वो तमाम की तमाम हम कहते हैं, मिसाल के तौर पर वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है, ये तमाम की तमाम स्टूडेंट दीज आर दी फिजिकल क्वांटिटीज़। अब हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंटेशन की तरफ हम आते हैं। रिप्रेजेंट करने से पहले मैंने एक फार्मूला लिखा है F इज इक्वल टू ma। डेफिनेट बात आप समझ चुके होंगे कि दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ, वेयर F इज अ फोर्स, m इज अ मास, a इज अ एक्सलेरेशन। अब मैंने जो दूसरा पॉइंट लिखा लॉज ऑफ फिजिक्स आर अप्लाइड, इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर हम फिजिक्स के लॉज मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, एक तो लॉज ऑफ फिजिक्स लिख सकते हैं और उनको एक्यूरेटली मेजर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट किया जाता है Q इज इक्वल टू एन यू से, वेयर Q इज अ क्वांटिटी, N इज अ नंबर एंड U इज अ यूनिट। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज अगर आप किसी मार्केट से 5 किलोग्राम शुगर परचेज करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि Q इज़ अ मैस, उस शुगर का मैस है,
m इज अ नंबर, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, ठीक है। n इज अ न्यूमेरिकल नंबर एंड u इज अ यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। अब यहां पर स्टूडेंट एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टू रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी वी नीड, किसी फिजिकल क्वांटिटीज को अंडरस्टैंड करने के लिए, कि हमें पता चल जाए कि ये फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, ठीक है, उसको समझने के लिए हमें कितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है। नंबर 1 ऑप्शन है नंबर ओनली, सिर्फ नंबर। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको ये बताऊं 10, तो आपको नहीं पता चलेगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूं। अगर मैं आप कहूँगा 20, तो आपको बिल्कुल नहीं पता चलने वाला। अगर मैं आपको कहता हूँ कि 30 डिग्री सेल्सियस, तो आप समझ जाएंगे कि आई एम टॉकिंग अबाउट टेम्परेचर, टेम्परेचर की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ नंबर से फिजिकल क्वांटिटी का पता चल सकता है, हरगिज़ नहीं। बीटा ऑप्शन में यूनिट से भी नहीं, क्योंकि जब यूनिट होता है तो साथ कोई ना कोई नंबर हमें लगाना पड़ता है। ऑप्शन 4 नंबर एंड यूनिट, यानी कि नंबर और यूनिट, और ऑप्शन डेल्टा है नंबर एंड डायरेक्शन। तो स्टूडेंट इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें नीडेड होता है नंबर एंड यूनिट। तो चलें स्टूडेंट हम नेक्स्ट मूव करते हैं वेक्टर एंड स्केलर की तरफ। वेक्टर एंड स्केलर को एक्सप्लेन करने के लिए इसकी डेफिनेशन डेफिनेट बात है, आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी, मैंने लिखी है कि वेक्टर ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को कहते हैं जिसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। नंबर 1 रिक्वायरमेंट होती है मैग्नीट्यूड की, और नंबर 2 पर रिक्वायरमेंट होती है डायरेक्शन की। और स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ रिक्वायरमेंट होती है मैग्नीट्यूड की। अब स्टूडेंट यहां पर मैं आपको मैग्नीट्यूड को समझाऊंगा कि मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं। मैग्नीट्यूड जो है 2 थिंग्स का कॉम्बिनेशन है। मैग्नीट्यूड में 2 चीज़ें आती हैं। मैग्नीट्यूड को हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर प्लस यूनिट से। सपोज यहां पर आपको नजर आ रहा है फोर्स, वेलोसिटी एंड मोमेंटम, ये तमाम के तमाम एग्जांपल हैं वेक्टर की, मास, स्पीड और टाइम। अब सपोज अगर मैं आपको ये कहता हूं कि 20 मिनट्स, तो 20 मिनट्स को मुझे बताने के लिए किसी किस्म की डायरेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मैं आप कहता हूं कि 10 न्यूटन फोर्स लगाएं, तो आप इस चीज़ को कंप्लीटली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते जब तक आपको उस फोर्स के साथ उसकी डायरेक्शन ना बताई जाए। जब हम कहते हैं कि जी फोर्स, सपोज अगर फोर्स की हम लिखते हैं F इज इक्वल टू 8 न्यूटन, ठीक है जी, हमें इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड, दिस इज द मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड है 8 न्यूटन, ठीक है जी। मैग्नीट्यूड किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर एंड यूनिट। नंबर एंड यूनिट का नेम है मैग्नीट्यूड। जब तक हम उसको बताएंगे नहीं कि भाई फोर्स किस डायरेक्शन में लगानी है, साथ अगर मैं लिख देता हूँ नॉर्थ की डायरेक्शन में, तो इसका मतलब है कि नंबर हो गया, यूनिट हो गया, और उसके बाद नॉर्थ की डायरेक्शन में, तो दैट इज़ दी कंप्लीट वेक्टर। और कंप्लीट वेक्टर को अभी मैं आपको बताऊंगा कि हम रिप्रेजेंट करने के लिए उसके ऊपर हम एक एरो लगाते हैं, ठीक है जी स्टूडेंट। इसका भी स्टूडेंट मतलब ये हुआ कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड में ऑलरेडी 2 चीज़ें हैं। मैग्नीट्यूड में नंबर, यूनिट और डायरेक्शन, और इसमें क्या है, जस्ट नंबर। तो ये है स्टूडेंट वेक्टर और स्केलर की डिफरेंशिएशन। मतलब ये हुआ कि वेक्टर और स्केलर को सिर्फ डायरेक्शन की बेस बनाकर डिफरेंशिएट किया गया है। जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा कि दिस इज दी वेलोसिटी। वेलोसिटी में और स्पीड में जस्ट और जस्ट डिफरेंस किस चीज़ का होता है, डायरेक्शन का होता है। इसको हम ये भी कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड स्पीड। मतलब ये हुआ कि अगर वेलोसिटी में से डायरेक्शन को रिमूव कर दें तो वो क्या बनेगी, डेफिनेट बात है स्पीड बनने वाली है। अब हम आते हैं रिप्रेजेंटेशन, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के स्टूडेंट 2 मेथड हैं। नंबर 1 सिंबॉलिकली, नंबर 2 ग्राफिकली। सिंबल वे में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफिकली स्टूडेंट बिल्कुल आपको समझ आ चुका होगा कि हम रोड पे जाते हैं,
रोड पर जब हम जाते हैं, मोटरवे पर हम सफ़र करते हैं, तो हमें मुख्तलिफ़ किस्म के एरो नज़र आते हैं। उस एरो से हमें कुछ चीज़ों का पता चलता है। सपोज ग्राफिकली अगर मैं एक एरो बनाता हूँ, ये मेरे ख्याल में आप समझ चुके होंगे कि यू टर्न लेना है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो एरो होते हैं इनका मतलब ये है कि वो ग्राफिकली हमें किसी चीज़ के बारे में मैसेज दे रहे हैं। अब हम चलते हैं कि सिंबॉलिकली हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे और ग्राफिकली हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। डेफिनेट बात है, आप समझ चुके होंगे कि वेक्टर के अंदर कितनी चीज़ें हैं, दो। नंबर 1 मैग्नीट्यूड, नंबर 2 डायरेक्शन। सिंबॉलिकली स्टूडेंट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ए लिखते हैं, कोई वेक्टर है उसके ऊपर हम एरो लगा देते हैं। बी लिखेंगे, उसके ऊपर हम एरो लगा देंगे। इसी तरह सी लिखेंगे, लेकिन इसके हम रिप्रेजेंट करने के हमारी बुक के अंदर जो मेथड है वो है, अगर हमारी बुक के अंदर लिखा हुआ होगा, मोस्टली टेक्स्ट बुक के अंदर उस ए को बोल्ड किया जाता है। ये देखें जी, मैं बोल्ड कर रहा हूँ, ये ए आ गया जी, दिस इज दी बोल्ड ए को हमने बोल्ड कर दिया। आपको मोस्टली बुक्स के अंदर और हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर भी आपको वेक्टर इस शक्ल में नज़र नहीं आएगा। आपको जब कोई लेटर ये वाला नज़र आए तो आप समझ जाएं कि दिस इज दी वेक्टर। जब आपको इस तरह से नज़र आए तो आपने अंडरस्टैंड करना होगा कि ये उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड है। मेरे ख्याल में आपको बात समझ आ गई होगी। लेकिन हमारी जो प्रैक्टिस होनी है पेपर में, क्योंकि हमें तो यही काम करना पड़ जाएगा, हम बार बार लिखते रहें, ठीक है, तो हमारी जो राइटिंग प्रैक्टिस होती है हम उसको लेटर लेकर उसके ऊपर एरो लगाएंगे। अगर एरो होगा तो वो वेक्टर होगा, अगर एरो नहीं होगा तो दैट विल बी आ स्केलर। ठीक है जी। अगर बुक के अंदर जो होगा वो बुक में ए है या बी है या सी है। अगर 2 वेक्टर हैं तो ए एंड बी, अगर 3 वेक्टर हैं तो ए बी एंड सी, अगर 4 वेक्टर हैं ए बी सी डी, इसी तरह एंड सो ऑन। सिंबॉलिक वे में हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। लिखने के स्टाइल हमारा ये होगा स्टूडेंट, ए बी या थर्ड वेक्टर है सी तो हम उसके ऊपर एरो लगाएंगे। इसी तरह से बुक के अंदर जो वेक्टर लिखा जाएगा उसमें क्या होगा, कोई भी लेटर है उसको लिखा जाएगा बोल्ड स्टाइल में। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट हम चलते हैं ग्राफिकली। ग्राफिकली स्टूडेंट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी लाइन से। ये वेक्टर बना दिया और इसके एक एंड के ऊपर हम एरो लगाते हैं और ये होती है उसकी टेल। इसको हम क्या नाम देंगे, दिस इज कॉल्ड टेल। इसको हम कहते हैं कि दिस इज द टेल ऑफ द वेक्टर। और इसको हम क्या नाम देंगे, दिस इज द एरो हेड। दिस इज द एरो हेड। और उसके बाद जो इसका एरो है, 2 पॉइंट आप माइंड में रखें। एरो है, एरो क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसकी डायरेक्शन को। और नंबर 2, जो इस वेक्टर की ग्राफिकली आपको लेंथ नजर आ रही है, लेंथ, वो रिप्रेजेंट करेगी इसकी मैग्नीट्यूड को। वो रिप्रेजेंट करेगी इसकी मैग्नीट्यूड को। अब नेक्स्ट नंबर पर आप ये देखें। अब हम सपोज एग्जांपल लेते हैं। एक वेक्टर मैंने ये लिख दिया, एक वेक्टर मैंने ये लिख दिया। दिस इज द वेक्टर ए एंड दिस इज द वेक्टर बी। अच्छा स्टूडेंट, इसमें हम एरो सिंगल डायरेक्शन में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जस्ट लाइन भी लगा सकते हैं, लेकिन वो हम 11th क्लास में हम वो नहीं यूज़ करते। ठीक है, अब या तो इसके ऊपर आप डबल डायरेक्शन एरो लगा दें या सिंगल डायरेक्शन, दोनों हम यूज़ करते हैं। अब मैंने आपको 2 वेक्टर बताए हैं, वेक्टर ए एंड बी, क्योंकि स्टूडेंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए वी नीड 2 थिंग्स। नंबर 1 बोलें मैग्नीट्यूड, नंबर 2 डायरेक्शन। अब मुझे बताएं व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ वेक्टर ए एंड बी। ए और बी में क्या डिफरेंस है। डेफिनेट बात है, आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा कि दोनों की डायरेक्शन सेम है। ये भी राइट साइड पर मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, इसको भी राइट साइड पर रिप्रेजेंट कर दिया। डेफिनेट बात है, आप समझ चुके होंगे इनकी डायरेक्शन सेम है लेकिन इनकी मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। अगर मैं इसको रियल लाइफ में कहूँ
मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट ये समझते हैं केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, इसकी रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है। इसकी मैं आपको एप्लीकेशन बताता हूँ कि इसकी रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है। अगर मैं किसी कार को धक्का दे रहा हूँ, मेरे साथ मेरा छोटा बेटा धक्का दे रहा है, किसी हमसाये की गाड़ी है, सुबह सुबह उसकी हेल्प करनी पड़ रही है, जी धक्का दें, ठीक है जी, मैं भी धक्का दे रहा हूँ और मेरा बेटा भी इस कार को धक्का दे रहा है। आप सिर्फ मुझे ये बताएं कौन सा वेक्टर मेरे वाला होगा, कौन सा वेक्टर मेरे छोटे बेटे का होगा। डेफिनेट बात है, आपको समझ आ चुका होगा कि ये वाली जो फोर्स है वो एक यंगर बॉय है और ये वाली जो फोर्स है ये भी यंगर कह सकते हैं बार। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो फोर्स है इसकी मैग्नीट्यूड कम है, ये वाली जो फोर्स है इसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है। मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि जो वेक्टर की लेंथ है ये शो करती है वेक्टर की मैग्नीट्यूड को, और जो वेक्टर का एरो है ये शो करता है उसकी डायरेक्शन को। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल। सपोज दिस इज द वेक्टर एंड दिस इज द वेक्टर। ये आप समझ लें, इसको फोर्स लिख देते हैं। दिस इज द फोर्स 1, ये एक बॉडी की फोर्स है, ये दूसरे बॉडी की फोर्स है। दो बॉडीज हैं, फोर्स लगा रहे हैं, दो बॉडीज फोर्स लगा रहे हैं। वन फोर्स इज F1 एंड अदर फोर्स इज F2। इसे आप क्या अंडरस्टैंड करते हैं? डेफिनेट बात है, आपको ये पता चल चुका होगा कि ये दो वेक्टर्स हैं, दो फोर्सेस हैं, उनकी मैग्नीट्यूड तो है सेम और डायरेक्शन है अपोजिट। अब यहाँ से मुझे एक लतीफ़ा याद आ रहा है, आपको मैं शेयर करता जाऊँ। एक गाड़ी के ऊपर दो सरदार धक्का लगा रहे थे, गाड़ी हिल नहीं रही, बहुत परेशान भी, गाड़ी हिल नहीं रही। किसी तीसरे बंदे को बुलाया, भाई असी दो बंदे धक्का ला रहे हैं, गाड़ी चल ही नहीं रही, क्या मसला है? तो तीसरे बंदे ने कहा, सरदार जी एक बंदा आप गाड़ी को आगे की तरफ धक्का लगा रहे हैं और एक बंदा पीछे की तरफ धक्का लगा रहे हैं, तो गाड़ी कैसे चलेगी? तो डेफिनेट बात है स्टूडेंट, अब ये दोनों फोर्सेज हैं, उनकी मैग्नीट्यूड तो है सेम लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। तो मेरे ख्याल में आपको ये चीज़ें अंडरस्टैंड होंगी कि वेक्टर को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो दो चीज़ें होती हैं, नंबर 1 पर होती है उसकी डायरेक्शन और नंबर 2 पर होती है उसकी मैग्नीट्यूड। अब हम आते हैं इसके मेजरमेंट की तरफ, क्योंकि हमने कहा कि वेक्टर इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी। जब फिजिकल क्वांटिटी है तो इसके मेजरमेंट करने का भी कोई ना कोई रूल होगा। इसको मेजर करने के लिए हमारे पास एक सिस्टम है जिसका नाम है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इनके नेम के ऊपर गौर करें। इसका दूसरा नाम होता है कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम। अब इसके नेम के ऊपर आप फोकस करें। नंबर 1 पर लिखा हुआ रेक्ट। रेक्ट मीन होता है 90। इसको हम राइट भी कहते हैं, राइट का मतलब होता है राइट एंगल, 90 का एंगल, ठीक है जी। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पर आने से पहले मैं आपको ज़रा एक और चीज़ बताता हूँ। ये मैंने दो लाइन ड्रा की हैं। इस लाइन को हम कहते हैं वर्टिकल लाइन, इस लाइन को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और जहाँ पर ये दोनों लाइन आपस में कट कर रही हैं, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं ओरिजिन का। ओरिजिन, व्हाट इज द ओरिजिन? ओरिजिन स्टूडेंट हम उस पॉइंट को कहेंगे। अब इसमें कुछ पॉइंट आप नोट कर लें। इन लाइंस को हम क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस। इन दोनों लाइंस को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस। जो वर्टिकल लाइन होती है नॉर्मली हम उसको कहते हैं वाई एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको नॉर्मली हम कहते हैं एक्स एक्सिस। तो इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब मैं इनको सेपरेट करता हूं, एक्सिस, कोऑर्डिनेट, रेक्ट और ये एंगुलर। कितने वर्ड हैं? 4। एक्सिस मीन लाइन, कोऑर्डिनेट का मीनिंग मिलना, आपस में कोऑर्डिनेट करना,
अगर मैं ये लाइन ड्रा कर लेता हूँ, ये हो गई, उसके बाद ये लाइन हो गई, क्या ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, कोऑर्डिनेट कर रही हैं? जिसका आंसर क्या होगा? जिसका आंसर होगा नो। ये स्टूडेंट वर्टिकल लाइंस हैं और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं उसको हम क्या नाम देंगे? ओरिजिन। इसको हम नाम देंगे ओरिजिन का। जिस पॉइंट पर लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है इसको हम नाम देते हैं ओरिजिन। इस लाइन को हम कहते हैं वर्टिकल लाइन, इस लाइन को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन नॉर्मली एक्स एक्सिस होता है और वर्टिकल लाइन नॉर्मली वाई एक्सिस होता है। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वर्टिकल लाइन का जो अपर पोर्शन है दैट इज इक्वल टू पॉजिटिव वाई एक्सिस। वर्टिकल लाइन का जो लोअर पोर्शन है इसको हम कहते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल लाइन का राइट साइड वाला पॉइंट लाइन है, पोर्शन है, दैट इज दी पॉजिटिव, और जो लेफ्ट वाला है दैट इज इक्वल टू नेगेटिव। सिंपल इज दैट। इस लाइन को मैं कहूंगा कि ये बाउंड्री है वाई की, इस लाइन के अबव पॉजिटिव, इस लाइन के बिलो नेगेटिव। ये वाली बाउंड्री है एक्स एक्सिस की, इस लाइन के इस पार पॉजिटिव, इस लाइन के इस साइड पर नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा होगा एक्स पॉजिटिव होगा, ये पूरा हिस्सा, ये पूरा राइट साइड, इस लाइन के राइट साइड पॉजिटिव, इस लाइन के लेफ्ट साइड एक्स नेगेटिव। इस लाइन के ऊपर वाई पॉजिटिव, इस लाइन के नीचे वाई नेगेटिव। कंफ्यूज हो गए? दोबारा सुने। ये बॉर्डर है, बॉर्डर, इस बॉर्डर के इस पार एक्स पॉजिटिव है, इस बॉर्डर के इस साइड पर एक्स नेगेटिव है। ये बॉर्डर है वाई का, इस लाइन के अबव वाई पॉजिटिव, इस लाइन के बिलो वाई नेगेटिव। क्लियर है जी? आगे चलते हैं। इस पूरे सिस्टम को हम किस चीज का नाम देंगे? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या काम करता है? कोई ना कोई काम तो होगा इसका। इसका काम है बच्चे वेक्टर की मेजरमेंट। फिर मैं कहूँगा कि वेक्टर की मेजरमेंट में कितनी चीज़ें होंगी? वेक्टर की मेजरमेंट में दो चीज़ें होंगी, नंबर 1 मैग्नीट्यूड और नंबर 2 डायरेक्शन। चलिए जी, नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि वेक्टर अगर कोई आपके पास प्लेन में है, किसी प्लेन में है, किसी सरफेस पर है, ये हम सपोज करते हैं एक लाइन मैंने ड्रा की, दिस इज कॉल्ड, अभी आपको बता चुका हूँ, दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस एंड दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। किसी वेक्टर को हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये वेक्टर है, इसको कोई नाम दे देते हैं। हमारी बुक में इसको डी का नाम दिया हुआ है, डी का नाम, डी भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसको वेक्टर ए का नाम देने जा रहा हूँ। वेक्टर ए, ये वेक्टर दैट इज इक्वल टू ए। अगेन मैं कहूँगा कि वेक्टर की मेजरमेंट में कितनी चीज़ें इन्वॉल्व हैं? 2, नंबर 1 मैग्नीट्यूड, नंबर 2 डायरेक्शन। अब इसकी मैग्नीट्यूड को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? इसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है इसकी लेंथ, और इसकी लेंथ स्टूडेंट डिवाइडेड है 2 पार्ट में। नंबर 1 इसका जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट का मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, इसको हम नेक्स्ट 2 लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं कि कंपोनेंट हम किसे कहते हैं। इसको अभी माइंड में ऑब्जर्व रखें। कंपोनेंट आपको मैं अभी ये कहूँगा कि ये कंपोनेंट हम कहते हैं वेक्टर के पार्ट को। जैसा कि मेरे पास एक मार्कर है, कंप्लीट मार्कर, अब मैं इसको अगर मैं यूं कर देता हूं तो डेफिनेट बात है इस वेक्टर के 2 कंपोनेंट हैं, दिस वन एंड दिस वन। तो इसी तरह एक वेक्टर ए का कंपोनेंट दिस वन, इसको हम कहेंगे बी से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये है उसका एक्स कंपोनेंट और इसको रिप्रेजेंट करेंगे फर्स्ट वाले से, दैट इज इक्वल टू ए। स्टूडेंट जब वेक्टर, ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, जब वेक्टर प्लेन में होता है तो उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, यहां पर मैंने कंपोनेंट लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कितने होंगे? दैट इज इक्वल टू 2। नॉर्मली कौन कौन से? नॉर्मली एक्स एंड वाई। कब? जब कोई वेक्टर एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट किया गया होगा, उसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक उसका एक्स कंपोनेंट, एक उसका वाई कंपोनेंट। ठीक है जी। अब उसके बाद इस वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा? दैट इज इक्वल टू एंगल। इसमें एंगल कितने होते हैं? एंगल इज ओनली 1, और ये एंगल हमेशा मैथ का स्टूडेंट रूल है
मैथ का स्टूडेंट रूल है कि हमेशा एंगल की मेजरमेंट ली जाती है एक्स से और हम उसको मूव कराते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, नार में ये देखें, ये आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम नज़र आ रहा है। इसको हम कहते हैं कि ये है 0 डिग्री, इसको हम कहते हैं दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसको हम कहते हैं दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसको हम कहते हैं दैट इज इक्वल टू 270 डिग्री, और अगेन दिस इज इक्वल टू 360। 360 में और 0 में कोई डिफरेंस नहीं होता। अब आप देखें, दिस इज द रेफरेंस लाइन, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, एंगल बढ़ता जा रहा है, 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 90 हो गया, उसके बाद बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, 180 हो गया। तो मैथ का स्टूडेंट रूल है कि जब कोई वेक्टर किसी प्लेन में होगा तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एंगल को हमेशा मेजरमेंट करने के लिए उस वेक्टर को रोटेट कराया जाता है एंटी क्लॉकवाइज, और उसकी मेजरमेंट की शुरुआत हम कहाँ से करते हैं? विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जब वेक्टर किसी स्पेस में होगा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, जब वेक्टर किसी स्पेस में होगा तो उसकी मेजरमेंट इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के ज़रिए हम कैसे करेंगे? इसको तवज्जो समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें थोड़ी सी इमेजिन स्टार्ट होने वाली हैं। ये आपको 2 लाइन नज़र आ रही हैं, 2 लाइंस। जब कोई वेक्टर स्टूडेंट किसी स्पेस में होता है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 2 एक्सिस नहीं बल्कि 3 एक्सिस की ज़रूरत होती है, एक्स, वाई एंड जी। अब यहाँ पर 2 लाइंस आपको नजर आ रही हैं जो कि इस बोर्ड के प्लेन के ऊपर हैं, सरफेस के ऊपर है। ठीक है, सरफेस के ऊपर है। ये लाइन भी सरफेस के ऊपर है, ये लाइन भी सरफेस पर है। अब हम तीसरी लाइन में ड्रा करने लगा हूं जो इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर हो। जैसा कि आपको ये एक लाइन नजर आ रही है, एक लाइन ये हो गई, इसको हम क्या कहेंगे? एक्स एक्सिस। इसको हम क्या कहेंगे? ऑब्वियसली वाई एक्सिस। एक्स एंड वाई आपस में परपेंडिकुलर नजर आ रहे हैं। तीसरी लाइन जो कि इसके और इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए वो ये है, एक्स, वाई और जी। अब तीसरी लाइन मैं ड्रा करने लगा हूं, ये जनाब ये तीसरी लाइन हो गई। नजर आ रही है आपको? नहीं आ रही? एक तो मैं फिर ड्रा करता हूं, ये बेहतरीन नजर आ रही है मुझे परपेंडिकुलर। नहीं आ रही? एक दफ़ा कोशिश करें, मुझे तो नज़र आ रही है। चलें, अब ये, हाँ अब नज़र आ रही है। अब आपने स्टूडेंट इसको समझना है। अब इस लाइन को मैं कहता हूं कि ये लाइन हमेशा धोखा देती है। जैसे सम टाइम मैं स्टूडेंट को ये हमेशा बताया करता हूँ कि जब हमारे कोई दूर के घर में मेहमान आते हैं तो मेहमान के आते हुए तमाम बच्चे बड़े एक्टिव जी जी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मुझे ये बताएं कि हम उसको धोखा दे रहे होते हैं या रियलिटी बता रहे होते हैं? तो डेफिनेट बात, हम उसको धोखा दे रहे होते हैं, क्योंकि हमारा एक्चुअल बिहेवियर तो कुछ और होता है, हम नज़र कुछ और आ रहे होते हैं, एक्चुअली होते कुछ और है। तो इस लाइन का भी यही काम है। बस आपने स्टूडेंट इस लाइन को अंडरस्टैंड करना है कि जो लाइन, इसे आपने ये कहना कि भाई तू जैसे दिख रही है वैसी है नहीं। तो स्टूडेंट ये लाइन एक्चुअली कहाँ पर होती है? ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हमारी बुक में इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, दिस इज दी एक्स, दिस इज दी वाई एंड दिस इज दी जी। अब जो वेक्टर यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा, जो वेक्टर यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा वो होगा जी, दिस इज द वेक्टर। ये वेक्टर है दैट इज इक्वल टू, ए लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, व्हाटएवर, और ये है ओरिजिन और ये है पॉइंट, और इसके कंपोनेंट कितने होंगे? डेफिनेट बात है, प्लेन के अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं, स्पेस के अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं। दिस इज द ए, दिस इज अ बी एंड दिस इज द सी, 3 कंपोनेंट। अब यहां पर आपको 4 लाइन नजर आ रही हैं, 4 लाइन, एक एक्स की, एक वाई की, एक जी की और एक वेक्टर ए की। अब इसमें 2 लाइन तो अपनी जगह पर मौजूद हैं, जहां पर हैं एक्चुअली वहीं पर नजर आ भी रही हैं, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस, और जो एक्स एक्सिस है जहां पर आपको नजर आ रही है वहां पर नहीं है। अब इनको अगर मैं थोड़ा सा रियल वे में अगर आपको एक्सप्लेन करना चाहूं, ये देखें, दिस इज 1 लाइन,
दिस इज दी अनदर लाइन एंड दिस इज दी अनदर लाइन। ठीक है जी। अब इसके मुताबिक, इस डायग्राम के मुताबिक अगर मैं मैच करूं जो आउटवर्ड है, अगेन समझें, ये वाली लाइन इधर नहीं है, इधर है, क्योंकि यहाँ पर हमने ड्रा करना होता है, बुक में ड्रा करना होगा। जब आप भी यहाँ पर ड्रा करेंगे तो टीचर यही समझेगा कि एक्चुअली ये वाली लाइन इधर नहीं बल्कि आउटवर्ड है। ये हो गया अकॉर्डिंग टू दिस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस। अगेन बोलें एक्स, वाई एंड जी। अब ये जो वेक्टर है ए, इस वेक्टर को मैं ये कहूँगा कि ये वेक्टर है, ये वेक्टर यहाँ पर है। इसको देखें ज़रा, घुमा रहा हूँ मैं इसको, देखें। अब आप अगेन इसको देखें, दिस इज दी, उसके साथ मैच करें एक्स एंड वाई एंड दिस इज जी। ये वाला जो वेक्टर ए है ये है स्पेस में, इसका एक्स कंपोनेंट भी है, इसका वाई कंपोनेंट भी है और इसका जी कंपोनेंट भी है। अगर स्टूडेंट ये देखें, अगर आप ये देखें, अगेन ये है एक्स और ये है वाई, सॉरी ये है एक्स और ये है वाई। अगर मैं इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ तो आप समझेंगे ये वाला वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है। अगर मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँगा वाई और जी तो ये वाई जी प्लेन में है। अगर मैं इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँगा तो ये है एक्स और जी, तो ये होगा एक्स एंड जी प्लेन में। स्टूडेंट इसको हम यूँ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको देखें, ये हमारी बुक वाली लाइन है और इसके एंगल की मेजरमेंट कैसे करेंगे? एंगल हम स्टार्ट करेंगे एक्स से और मूव करते 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 दिस वन एंगल, वाई से मूव करेंगे दिस वन एंगल, जी से मूव करेंगे दिस वन एंगल। इस एंगल को हम कहेंगे अल्फा, वाई वाले एंगल को हम कहेंगे बीटा और जी वाली लाइन से एंगल को हम कहेंगे गैमा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो वेक्टर ए स्पेस में था, एक्स के साथ जो एंगल बनाएगा, एक्स के साथ जो एंगल बनाएगा वो अल्फा, वाई के साथ जो एंगल बनाएगा वो बीटा, जो जी के साथ एंगल बनाएगा वो गैमा होगा। इसको स्टूडेंट हम दूसरे साइड, दूसरे तरीके से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि वेक्टर जब स्पेस में होता है तो उसके कंपोनेंट होते हैं 3 और उसके एंगल भी कितने होते हैं? 3 होते हैं। इसका एक और मेथड भी है, वो मैं आपको समझाता हूं। अगर हम इसी वेक्टर को स्पेस में इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज द एक्सिस, दिस इज द एक्सिस एंड दिस इज द एक्सिस। अगर हम इसको यूं रिप्रेजेंट करते हैं, इसको अगर हम मान लेते हैं दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, उसी तरह से जैसे हम नॉर्मली लिख रहे थे एक्स वाई। अब ये जो है दिस इज द जी। अब हम वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं स्पेस में, स्पेस में वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया, दिस इज द वेक्टर ए और दिस इज द पॉइंट पी, कोऑर्डिनेट ए बी एंड सी, 3 कंपोनेंट। This is the origin. Again, this vector is in the space. ये वेक्टर x के साथ जो एंगल बनाएगा that is equal to अल्फा, y के साथ जो एंगल बनाएगा that is equal to बीटा, जो z के साथ एंगल बनाएगा that is equal to गैमा। इसको हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।